दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका आज के कार्यक्रम में। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को कड़ी फटकार लगाई है, कटघरे में खड़ा कर दिया, बोलती बंद हो गई। अगर आप इस तरह के लिब्रांडो चैनल देखेंगे तो यही सब वहां दिखेगा। आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट के चैनल पर जाकर पूरी जो बहस है उसको देख सकते हैं, वो रिकॉर्डेड होता है और सीधे जान सकते हैं कि वास्तव में क्या हुआ। लेकिन अगर आप कानूनी भाषा को सरल तरीके से समझना चाहते हैं तो आपको मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं। समझिए कि पूरा मामला क्या है। ये वाला निर्वाचन आयोग वर्सेस सुप्रीम कोर्ट मामला क्या था। बिहार में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले निर्वाचन आयोग ने मतदाता सूची की एक्सटेंसिव रिवीजन का काम शुरू कर दिया है और संशोधन करने का काम शुरू कर दिया है। यह काम समय समय पर होता रहा है। पहले यह जो एक्सरसाइज है वो 9 बार हो चुका है और लास्ट 2003 में हुआ था। इसलिए आयोग ने जो आधार माना है वो 2003 की मतदाता सूची को माना है कि जिनके नाम उस वोटर लिस्ट में शामिल थे उन्हें अपनी नागरिकता या जन्म की तारीख से संबंधित कोई दस्तावेज देने की जरूरत नहीं होगी। लेकिन जो लोग 2003 के बाद वोटर बने हैं उन्हें एक फॉर्म भरना पड़ेगा और उसके साथ एक दस्तावेज भी जमा करना पड़ेगा। यह काम आप चाहें तो खुद जाकर करें या निर्वाचन आयोग की वेबसाइट पर ऑनलाइन कर सकते हैं। आयोग ने 11 दस्तावेजों की सूची दी है, इनमें से कोई एक दे दीजिए, वो काफी मान लेगा आयोग इसको, ताकि यह साबित हो सके कि आप भारत के नागरिक हैं। आपकी जन्म तारीख क्या है, ये सारी बातें उससे साबित हो जाएगी। वोटर बनने के लिए सिर्फ 2 शर्तें हैं। पहला, आपकी उम्र 18 साल या उससे अधिक हो। दूसरा, आप भारत के नागरिक हो। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने साफ साफ कहा है कि कोई भी गैर भारतीय वोटर नहीं बन सकता है। इस अभियान को इसी नजरिए से देखना चाहिए। जब निर्वाचन आयोग ने यह प्रक्रिया शुरू की तो खासकर विपक्षी खेमे में बहुत हंगामा हुआ। असल में आप समझिए कि झगड़ा किस बात का है। झगड़ा इस बात का नहीं है कि मतदाता सूची को अपडेट किया जा रहा है या नया बनाया जा रहा है। असल मुद्दा यह है कि जिसके बारे में कोई खुलकर बात नहीं करना चाह रहा है। निर्वाचन आयोग साफ कह रहा है कि उसे उन लोगों पर शक है जो 2003 के बाद वोटर बने हैं। हालांकि आयोग यह भी नहीं कुछ कह रहा है कि इसमें बहुत सारे लोग भारत के नागरिक नहीं हैं, लेकिन यह सच है कि देश में बांग्लादेशी और जो दूसरे विदेशियों के घुसपैठियों के रोहिंग्याओं की लगातार संख्या बढ़ती जा रही है। इनकी संख्या पूरे देश में करोड़ों में है। बिहार में खासकर जो सीमांचल के इलाके हैं, उसके आसपास के जो जिले हैं, उन जिलों में इनकी बहुत बहुत ज्यादा संख्या है। निर्वाचन आयोग ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि पिछले 10 सालों में बिहार से 70 लाख लोग जो हैं वो पलायन कर चुके हैं। इसलिए मतदाता सूची को नए सिरे से तैयार करने की आवश्यकता है। यह अभियान सिर्फ बिहार के लिए नहीं, यह सिर्फ पूरे देश में होगा। लेकिन अभी चूंकि बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, इसलिए आयोग ने कहा कि यह हम वहां पर तेजी से कर रहे हैं। लेकिन बिहार में हम इसे विधानसभा चुनाव से पहले कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने निर्वाचन आयोग से 2-3 सवाल पूछे। पहला सवाल था कि क्या आपके पास मतदाता सूची को संशोधित करने का अधिकार है। दूसरा, यह कहा जा रहा है कि यह एक्सटेंसिव ड्राइव है, तो कहां आपके पास अधिकार है ऐसा करने का। तीसरा, यह कहा गया है कि नागरिकता जांचने का अधिकार आपके पास है या नहीं। तो यह काम तो गृह मंत्रालय का है। निर्वाचन आयोग ने जो 11 दस्तावेजों की सूची दी है उसमें आधार कार्ड नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि आधार कार्ड को क्यों हटाया जा रहा है, आधार कार्ड ऐसा क्या है। आधार कार्ड को हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने ही एक बार डिस्क्वालीफाई किया था। तो निर्वाचन आयोग ने जवाब दिया कि अगर आधार कार्ड जो है वो नागरिकता का सबूत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नागरिकता तय करने का अधिकार जो है वो गृह मंत्रालय का है। लेकिन उसके पुराने मुद्दे पर लौटना चाहता हूं कि असल में बात है क्या। असल मुद्दा यह है कि मतदाता सूची में बांग्लादेशी घुसपैठियों और म्यांमार से आए रोहिंग्याओं की जो मिलावट हुई है उसे हटाना है। किसी भारतीय नागरिक को मतदाता सूची से बाहर करने का कोई इरादा नहीं है। इसका मतलब है कि अगर आपके पास नागरिकता का सबूत है तो ठीक है। निर्वाचन आयोग ने यह भी छूट दी है कि अगर आप 2003 के बाद वोटर बने हैं और आपके पास इसका कोई दस्तावेज नहीं है, इनमें से कोई दस्तावेज नहीं है, लेकिन आपके माता पिता का नाम अगर 2003 की मतदाता सूची में है तो उस मतदाता सूची का भी फोटो दे दीजिए, वो भी मान्य होगा। अब आपको मतदाता सूची जाके कहीं खोजने की जरूरत नहीं है।
आप निर्वाचन आयोग की वेबसाइट पर जाइए, वहां अपने पिता का या अपने माता का नाम डालिए, विवरण भरिए, एड्रेस भरिए, पूरी सूची आपके पास आ जाएगी कि आपका वो जो सबूत है जो आपका ओरिजिनल होने का, वो मिल जाएगा। अब सवाल यह उठता है कि विपक्ष ने इस प्रक्रिया के खिलाफ 10 याचिकाएं दायर की, जबकि निर्वाचन आयोग के समर्थन में सिर्फ एक याचिका दायर हुई। वो अभी अश्वनी उपाध्याय जी ने दायर की, जो बिल्कुल पीआईएल मैन के तौर पर जाने जाते हैं। अब आप देखिए लड़ाई कितनी असंगत है। निर्वाचन आयोग की इस प्रक्रिया के पक्ष में सिर्फ एक याचिका है, जबकि इसके खिलाफ 10 याचिकाएं हैं। इन 10 याचिकाओं में देश के सबसे बड़े वकील सामने आए जो इस प्रक्रिया का विरोध कर रहे हैं। उनका सबसे बड़ा सवाल क्या था कि पहला यह था कि अभियान इतनी जल्दी क्यों हो रहा है, दूसरा यह कि विधानसभा चुनाव से ठीक पहले क्यों हो रहा है। निर्वाचन आयोग ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि जब उसने 2003 में यह अभियान चलाया था तब भी 30 दिन का ही समय दिया गया था। उसने कहा कि इस काम को 30 दिन में पूरा कर लिया जाएगा, पहले भी ऐसा हो चुका है। इसके अलावा आयोग ने बताया कि 2003 में जब यह अभियान हुआ था तब बिहार की आबादी करीब 4 करोड़ थी। आज यह आबादी 2 गुनी हो गई है, करीब 8 करोड़ हो गई है। उस समय वोटरों की संख्या भी लगभग 4 करोड़ थी और यह 8 करोड़ के करीब पहुंच चुकी है। इसलिए एक्सटेंसिव रिवीजन की जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस हिमांशु धुलिया और जस्टिस जयमाला बागची, ये 2 जजों की डिवीजन है और उसने साफ कहा कि निर्वाचन आयोग को संविधान से मतदाता सूची को संशोधन करने का अधिकार है। यह संक्षिप्त संशोधन होगा, गहन संशोधन होगा, दोनों इलेक्शन कमीशन का अधिकार है। पूरी बहस इस बात पर आ गई है कि आधार कार्ड को इस दस्तावेजों की सूची में शामिल क्यों नहीं किया जा रहा है। जो 10 याचिकाकर्ता निर्वाचन आयोग के खिलाफ हैं, वो यह सुनिश्चित करने की कोशिश कर रहे हैं कि बांग्लादेशी घुसपैठियों और रोहिंग्याओं के नाम मतदाता सूची से नहीं हटाए जाएं। अब आधार कार्ड का मसला क्यों है, तो सीमांचल क्षेत्र, ये जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, 4-5 जिले जो हैं बिहार के जो बांग्लादेश से लगे हुए हैं, वहां अगर देखिए तो अनुमान है कि कहीं कहीं भी 1.5 गुने से कम नहीं है, लगभग 2 गुने तक आधार कार्ड बनाए गए हैं। कोई भी घुसपैठिया जो आता है उसको सबसे पहले नकली आधार कार्ड दे दिया जाता है, थमा दिया जाता है। वो असली की तरह होता है, बिल्कुल सारा रजिस्ट्रेशन वगैरह बाकायदा बिल्कुल असली दस्तावेज की तरह होता है, लेकिन उसके पीछे सपोर्टिव कोई डॉक्यूमेंट नहीं होता है। तो इसका मतलब है कि उन्हें नकली जो दस्तावेज हैं वो दिए गए हैं। अब इन नकली दस्तावेजों के आधार पर सारे आधार कार्ड जो बनाए गए हैं उसकी कोई वैधता नहीं होनी चाहिए। ऐसे में निर्वाचन आयोग के पास मतदाता सूची को साफ करने का और कोई रास्ता नहीं था सिवाय इस अभियान के। अब क्या खेल चल रहा है यह समझिए। यह कहा जा रहा है कि यह पूरा जो अभियान इसलिए है ताकि अमीर और पढ़े लिखे लोग मतदाता सूची में, ये नैरेटिव तय किया जा रहा है, और गरीब लोग बाहर हो जाएं। लेकिन पिछले 11 सालों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की योजनाओं में लोगों को कई दस्तावेज उपलब्ध करवाए गए हैं, जैसे जनधन योजना, बैंक खाते खुले, घरौनी योजना। घरौनी योजना का मतलब है कि अगर आप गांव में रहते हैं तो जिस जमीन पर आपका घर बना हुआ है या आपके घर की महिला के नाम पर रजिस्ट्री होगी, तो जब रजिस्ट्री होगी तो सारे दस्तावेज जमा करने होंगे, उसका एक सर्टिफिकेट मिलता है। और यह घरौनी सर्टिफिकेट आप अपने साथ अपने आप में एक नागरिकता का सबूत मान सकते हैं। अगर आप इस रजिस्ट्री का कागज भी दे देते हैं तो यह भी मान लिया जाएगा कि आप इस जगह के नागरिक हैं। सवाल यह है कि देश का एक वर्ग जिसमें बड़े बड़े वकील शामिल हैं क्यों चाहते हैं कि विदेशी लोग भारत के वोटर बन जाएं? यही असल लड़ाई है। इसके बाद अगला कदम है मतदाता सूची को बदलना, विदेशियों के नाम मतदाता सूची में डालना और उन्हें अपने पक्ष में वोटर बनाना। अगर ये लोग अभी भी मौजूद हैं तो इसके लिए एक बड़ा सिस्टम काम कर रहा है। यह सिस्टम विदेशों से लोगों को अलग अलग तरीकों से, अलग अलग रास्तों से लेकर आता है और यह तय किया जाता है कि किसे किस राज्य में, किस जिले में, किस गांव में, किस शहर में भेजा जाए, उसका कारोबार क्या किया करवाया जाए। पहले उनके कुछ खर्चे की व्यवस्था कराई जाती है, फिर उनका राशन कार्ड बनवाया जाता है, फिर बैंक अकाउंट खोला जाता है, आधार कार्ड बनवाया जाता है। उनको लगता है कि उनका काम पूरा हो गया, उनका नाम उसी तरह से मतदाता सूची में जुड़वा दिया जाता है।
उन्हें सरकार की सभी योजनाओं का लाभ भी दिया जाता है। इसके लिए एक पूरा सिस्टम बना हुआ है जो नकली जन्म तारीख और नागरिकता सर्टिफिकेट जारी करता है। इस सिस्टम पर लगातार हमला हो रहा है। केंद्र सरकार की एजेंसियां जो हैं और जो भी कम से कम बीजेपी शासित जितने भी राज्य हैं वहां की सरकारें इस पर काम कर रही हैं। ऐसे गिरोहों की पोल खोली जा रही है और उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। इससे उनकी परेशानी जो है वो ऑलरेडी बढ़ चुकी है। अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला लिया वो समझिए। फैसला आया, लेकिन इसे आधा फैसला कहा जाना चाहिए। इस मामले की सुनवाई 28 जुलाई को फिर से होगी। सुप्रीम कोर्ट ने यह याचिका स्वीकार कर ली जो दायर की गई थी। मुझे लगता है कि यह अच्छा है। सुप्रीम कोर्ट को का जो अंतिम फैसला आएगा तो सारे लोग जो हैं, ये जो बोलने वाले, सब चुप हो जाएंगे। राहुल गांधी 9 जुलाई को कह रहे थे कि निर्वाचन आयोग हमारे वोट चुरा रहा है, उनके पास अब यह कहने का कोई अधिकार नहीं रहेगा। लेकिन यह गारंटी नहीं है कि वो बोलना बंद कर देंगे। वो बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। उनकी पार्टी का पूरा कारोबार इसी झूठ पर चल रहा है, तो राहुल गांधी यह कहते रहेंगे। वो आज भी महाराष्ट्र में बोल रहे हैं कि बिहार के बारे में जो भी बोलना बंद कर देंगे। इस बात पर निर्भर करता है कि वह बिहार विधानसभा चुनाव में महागठबंधन जीतता है या नहीं। निर्वाचन आयोग ने जो किया वह सही था। यह काम पारदर्शी और ईमानदारी से किया गया। अगर महागठबंधन हार गया तो वो कहेंगे कि यह सब जो है वो बेईमानी हुआ। अगर जीत जाती है तो बोलेंगे निर्वाचन आयोग बिल्कुल सही था। हारते के साथ निर्वाचन आयोग की परिभाषा बदल जाएगी। ये बीजेपी का एजेंट हो गया, अपना गोटी सेट कर रहे हैं। यह कहानी पहले से तैयार है, देखते रहिए। नतीजे आने के बाद इनमें कोई एक कहानी चलेगी। जितने विपक्षी दल थे सारे सुप्रीम कोर्ट गए ताकि निर्वाचन आयोग की जो मतदाता सूची का जो एक्सटेंसिव रिवीजन है उसकी प्रक्रिया को रोका जा सके। उन्होंने कहा कि जनवरी में जो संविधान संशोधन हुआ था उसे ड्राफ्ट मतदाता सूची मान लिया जाए। उसमें जो नाम जोड़ने या हटाने हैं वो काम किया जाए और इसे अंतिम रूप दे दिया जाए। लेकिन निर्वाचन आयोग ने इस बात को मना कर दिया कि नहीं भैया, हम ये सब नहीं मानते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि निर्वाचन आयोग को संविधान में मतदाता सूची संशोधन का अधिकार है, हम इसमें दखल नहीं दे सकते और नहीं देंगे। 2 जजों की खंडपीठ थी, जैसा कि मैंने पहले बताया, जस्टिस हिमांशु धुलिया और जस्टिस जयमाला बागची। जजों ने यह भी कहा कि निर्वाचन आयोग जो गहन संशोधन कर रहा है हम उसको रोक नहीं सकते हैं। यह प्रक्रिया चलती रहेगी। यह प्रक्रिया 25 जुलाई तक पूरी हो जाएगी। अगस्त के पहले हफ्ते में ड्राफ्ट मतदाता सूची तैयार हो जाएगी। आयोग ने कहा कि एक बार ड्राफ्ट मतदाता सूची तैयार हो जाए तो उसको देख लिया जाए। अगर उसमें कोई समस्या हो या शिकायत हो तो बाद में आप उस पर विचार कर सकते हैं। लेकिन विपक्ष का दबाव है कि नहीं, पहले सुनवाई हो जाए। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चलिए ठीक है, हम 28 तारीख को फाइनल हियरिंग इसकी दे देंगे, फाइनल डिसीजन दे देंगे। इधर 25 जुलाई तक निर्वाचन आयोग की प्रक्रिया भी पूरी हो जाएगी। उसके बाद इनकी सुनवाई भी हो जाएगी। फॉर्म लेने, दस्तावेज जमा करने और उसकी जांच का काम हो जाएगा पूरा। सिर्फ ड्राफ्ट मतदाता सूची तैयार करके वेबसाइट पर डालने का काम बचेगा। यह प्रक्रिया भी चलती रहेगी, रुकेगी नहीं। इन 10 याचिकाकर्ताओं को निर्वाचन आयोग से इतना बड़ा झटका लगा है, ऐसे फैसले कम ही देखने को मिलते हैं। इस फैसले का स्वागत करना चाहिए। इन 10 याचिकाकर्ताओं की कोई भी मांग स्वीकार नहीं की गई। हालांकि ये जो तमाम जो लिब्रांडू चैनल है वो बोल रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग की हार हो गई, एक तरह से चुनाव आयोग कटघरे में आ गया। खैर, मुख्य मुद्दा आधार कार्ड पर था। एक संगठन एडीआर जो कि एनजीओ है, बड़े बड़े दावे करता है, लेकिन वह जो करता है वह देश के हितों के खिलाफ है। यह उसकी याचिकाओं और पीआईएल से बार बार सामने आता है। वह कहता है कि जिस वोटर को गैर नागरिक कहा जा रहा है, यह साबित करने के लिए कि जिम्मेदारी जो है वो निर्वाचन आयोग की होनी चाहिए। वोटर को यह साबित नहीं करना चाहिए कि वह नागरिक है। मतलब उसने अपना क्लेम कर दिया, अब आप साबित करते रहिए कि गैर नागरिक है। दरअसल यह प्रावधान जो है वो असम के लिए बने आईएमडीटी एक्ट में था। 2006 में सुप्रीम कोर्ट ने इस एक्ट को रद्द कर दिया था। तब यह तय हो गया था कि यह काम चुनाव आयोग का नहीं है। आयोग को जिन वोटरों पर शक है उनके मामले को सक्षम अधिकारी के पास भेजा जाएगा। वह जो अधिकारी है वह सरकारी विभाग से जो नागरिकता देता है वह जांच करेगा
बताएगा कि यह व्यक्ति नागरिक है या नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने सही कहा कि नागरिकता तय करना जो है वो निर्वाचन आयोग का नहीं, गृह मंत्रालय का काम है। लेकिन सारा जोर जो है वो आधार, चुनावी पहचान पत्र और राशन कार्ड पर था। इन तीनों को आयोग ने दस्तावेजों की सूची से अलग कर दिया, यानी इनके आधार पर आप मतदाता सूची में नाम नहीं दर्ज करवा सकते। इन 10 याचिकाकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट से मांग की थी कि इन तीनों दस्तावेजों, खासकर आधार को शामिल किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह प्रक्रिया पूरे देश में लागू होगी, इसलिए इसका लंबा प्रभाव होगा। कोर्ट ने कहा कि हम निर्वाचन आयोग को मजबूर नहीं कर सकते, यह आयोग का फैसला है। हम अनुरोध करते हैं कि आयोग आधार या इन 3 दस्तावेजों को 11 दस्तावेजों की सूची में शामिल करने पर सोचे, विचार करे, लेकिन अंतिम फैसला जो है वो चुनाव आयोग का ही होगा, निर्वाचन आयोग का ही होगा। निर्वाचन आयोग को संविधान से मिले अधिकारों के तहत पूरी छूट दी गई। यह लॉबी बांग्लादेशी घुसपैठियों और रोहिंग्याओं के लिए जो काम कर रही है उसको झटका लगा। इस लॉबी को बड़ा झटका लगा है, लेकिन इसे अंतिम नहीं कहा जा सकता क्योंकि 28 जुलाई को अभी इसकी सुनवाई बाकी है। आयोग को अपने पक्ष में हलफनामा दाखिल करना है और जवाब का काउंटर हलफनामा देना है। 20 जुलाई तक यह चलेगा और 28 जुलाई को सुनवाई होगी, फिर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आएगा। अगर सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रक्रिया को रोक दिया होता तो यह देश, लोकतंत्र, सुरक्षा और नागरिकों के लिए बहुत बड़ा नुकसान होता, लेकिन कोर्ट ने ऐसा नहीं किया। न प्रक्रिया रोकी, न उसकी संवैधानिकता पर कोई सवाल उठाया और न ही तीनों दस्तावेजों को शामिल करने पर कोई निर्देश दिया। कोर्ट ने सिर्फ आयोग से कहा कि वह सोच सकता है, वह विचार कर सकता है इन दस्तावेजों को शामिल करे या नहीं करे, लेकिन जो अंतिम फैसला है वो आपका ही खुद का होगा। 28 जुलाई को जब यह मामला फिर कोर्ट में आएगा, तब तक आयोग यह प्रक्रिया पूरी कर चुका होगा। मुझे नहीं लगता कि सुप्रीम कोर्ट फिर से दोबारा इन दस्तावेजों को शामिल करने के लिए कुछ कहेगा या आदेश देगा या निर्देश देगा। यह उम्मीद है, लेकिन यह पक्का है कि निर्वाचन आयोग का कदम संवैधानिक है और सुप्रीम कोर्ट ने इसे मंजूरी दी है। जो लोग इसे रोकना चाहते थे उन्हें फटकार मिली है। यह एक स्वागत योग्य फैसला है। आपका इस मुद्दे पर क्या विचार है? अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। आपके कमेंट से हमें हौसला मिलता है। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे लाइक करें और लोगों के साथ शेयर करें। आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर किसी और मुद्दे के साथ आपसे दोबारा होगी मुलाकात। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय श्री राम।